अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर केंद्र सरकार को वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता या जरूरत क्यों महसूस हुई। आखिर वक्फ बोर्ड को मौजूदा कानून और उसे मिले अधिकारों को लेकर ऐसी क्या दिक्कत हो रही थी जिस पर फिर से सरकार को सोचने की आवश्यकता पड़ गई। इसे कुछ उदाहरणों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं और ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में है कि वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसी ऐसी बातें जो सामने आई हैं। आइए अब इसको समझते हैं। हैरान करने वाली बातें हैं। दिल्ली की ही तरह तमिलनाडु में भी ऐसी घटना सामने आई। यह पहली घटना देख लीजिए जिसमें बताया गया कि एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व का दावा कर डाला। गांव में 1500 साल पुराना एक हिंदू मंदिर है। 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है और यह वाकई हास्यास्पद है कि 1400 साल पुराने धर्म से जुड़ा बोर्ड एक ऐसे मंदिर पर दावा कर रहा है जो 1500 साल पुराना है। और उसकी बात भी बता दूं कि वक्फ एक्ट भारत में तो 1955 में आया था दोस्तों। ये तो 1500 साल पुराना मंदिर और ये पूरे गांव पर वक्फ का क्लेम कर रहे थे। चलिए ये बात तमिलनाडु की हुई। मैं आपको हरियाणा की भी बात बताता हूं। हरियाणा में भी वक्फ बोर्ड से जुड़े कई मीडिया रिपोर्ट्स हैरान करने वाले हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में के जठलाना गांव में वक्फ की ताकत देखने को मिली। यहां एक गुरुद्वारा की जमीन को वक्फ को हस्तांतरित कर दिया गया है। उस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का कोई इतिहास ही नहीं था। बावजूद इसके गुरुद्वारा से जुड़ी हुई जमीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई है। यह हरियाणा का किस्सा मैं आपको बता रहा हूं। अब गुजरात को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नवंबर 2021 की एक घटना का जिक्र हुआ है। हुआ यह कि सूरत शहर में मुगली सराय इलाके में जो नगर निगम का मुख्यालय बना हुआ था उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तर्क यह दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह संपत्ति शाहजहां ने अपने बेटे को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दी थी और इसी दलील के साथ लगभग 400 साल बाद अपने दावे को सही ठहराने की कोशिश की गई। ये ऐसे करीब 15-16 ऐसे और किस्से हैं जहां पर जबरन 1955 में आया हुआ ये वक्फ एक्ट और ये वक्फ की प्रॉपर्टी उन ऐसी इमारतों को और ऐसी जमीनों को वो क्लेम कर रहे हैं जहां पर कभी वक्फ एक्ट था ही नहीं। उससे पहले से इनका रहना है। दिल्ली में भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कुछ तो अभी कोर्ट के अधीन है, कुछ में वक्फ एक्ट लागू नहीं होगा। जैसे कृष्ण जन्मभूमि पर भी वक्फ का हवाला दिया गया था जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा देखिए वक्फ एक्ट अभी इस पर लागू नहीं होता। मोहसिन रजा बीजेपी से हमारे साथ हैं, अमित जमाई समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्ते और जय हिंद। ये अभी जेपीसी तो भेज दिया गया है, लेकिन मोहसिन रजा सबसे पहले आज अखिलेश यादव का यह बयान कि किसी मजहब में गैर मजहबी को क्यों बिठाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग नरसिम्हा ऐसा है, जो लोग तुष्टीकरण और मजहब की राजनीति करते हैं उन्हें हर जगह पर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई उसको मजहब से देखने लगेंगे वहां पर बेहतरी के लिए, क्योंकि ये जो काला कानून बनाया था अमेंडमेंट में कांग्रेस ने, ये उन्हीं के चेहरे पर काली कूद गई आज। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट पेश की गई सदन में और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, आप सब ने देखा, हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से विस्तार से सारी चीजों का पूरे विपक्ष का जवाब दिया। आपने जो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में आपको दिया था सन 74 में, उस 75 में कोई भी आपने एग्जीक्यूट नहीं किए। आपने वक्फ को अपार शक्तियां दे दी वक्फ बोर्ड को, और शक्तियां देकर पहले तो अपने लोगों को वहां बैठाला, सारी जमीनों को लूटने का काम किया। जो संपत्तियां 4 लाख थी वो 8 लाख हो गई रजिस्टर, 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हो गई, सेना और रेलवे से ज्यादा जमीनें हो गई आपके पास में। तो आपने तो सारा अंधेर नगरी कर दिया था और मुसलमानों को, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, कुछ दबंग टाइप के जो कहना चाहिए वैसे मुसलमान जो पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए बैठे थे, उनको दे दिया कि साहब आप इनको देखिए, अब ये कुछ ना बोल पाए, हमने कानून बना दिया है, इन्हें कोई न्याय मिलेगा नहीं। वक्फ बोर्ड में आप बैठे हैं, वक्फ बोर्ड में बैठकर चाहे जिसकी संपत्ति, किसी नरसिम्हा की भी संपत्ति आप ले लीजिए, जैसे तमिलनाडु का एक गांव है, इस तरह के कई उदाहरण आए कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी आप अपने यहाँ इंद्राज कर लीजिए, ले लीजिए, और इनका वेलफेयर ना कीजिएगा जो दबे कुचले मुसलमान हैं। और बहनें आ जाए तो उन्हें कतई निकाल दीजिएगा दफ्तर से।
कोई बहन का राइट नहीं है, कोई औरत का राइट ना रखिएगा। तो ये सारा काला कानून जो बनाया था, ये जी अमेंडमेंट में जो लेकर आई थी कांग्रेस, आज उसको आईना दिखाने का काम हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू ने किया है और बहुत विस्तार से किया है। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि ये जो आपने पहले बांट कर बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया था, आप एक वफकिस्तान बनाना चाहते थे। अगर आज आदरणीय मोदी सरकार ये अमेंडमेंट एक्ट न लेकर आती, और तो ना तो हम गरीबों का कल्याण कर सकते थे और ना ही हम आपकी संपत्तियां बचा सकते थे, ना अपनी बचा सकते थे। और ये मनमाने तरीके से जो वक्फ बोर्ड चल रहे थे, इन पर निरंकुश बोर्डों पर अंकुश कौन लगाता? जी। इन्होंने तो तो आजाद कर दिया था कि जो जी चाहे करिए। ये आपका तर्क है। अमीक जमाई, आप क्या कहेंगे? अमीक जमाई हमारे साथ है, मोहसिन रजा जी। तो मैं जरा अमीक जमाई जी से पूछ रहा हूं कि उनका तर्क क्या है। देखिए आनंद भाई, मोहसिन भाई उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में दो तरह के बोर्ड होते हैं, एक शिया वक्फ बोर्ड होते हैं, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होते हैं। इनकी सरकार ये कहना चाहती है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है। हमारे जो 40 पॉइंट पे जो एतराज़ात हैं, बिल तो हमेशा अमेंड होते हैं, अच्छी चीजें जोड़ी जाती हैं और जो खराब चीजें जोड़ी जाती हैं उस पर बहस होती है। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी को लोग नमस्ते नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सबसे ज्यादा समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है कि अब लोगों ने नमस्ते करना इनको छोड़ दिया है। दूसरा ये है कि इनकी दोस्ती समझिए, शिया और सुन्नी दोस्ती इनकी क्या है। सरकार कह रही है कि जो शिया खुद जो टोटल मुसलमानों की एक छोटी आबादी है, उसके अंदर बोहरा समाज का अलग बोर्ड होगा। साहब, बोहरा समाज की सुनी नहीं जा रही है, तो आप पहले तो शिया और बोहरा लड़ा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जो पावर है, जो जैसे वक्फ बोर्ड का जो कमिश्नर होता है, जो कमिश्नर बनाया जाता है, सर्वे कमिश्नर, वो बहुत सारी बातों का निस्तारण कर लेता है। लेकिन जब डीएम साहब के पास मामला जाएगा तो जो कलेक्टर साहब हैं, आज सैकड़ों लोग हैं जो